गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जिसके पार्ट नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। तो हम नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारा जो कार्बनिक यौगिक चल रहा था वो था एमीन। एमीन के कुछ भौतिक गुणों की बातें कर रहे थे हम। भौतिक गुणों की बातें कर रहे थे कि जो एमीन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण उसका गलनांक उतनाक भी अधिक होता है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसकी सोल्यूबिलिटी भी अधिक होती है। फिर हमने एमीनों के क्षारीय गुणों से संबंधित बात की और एरिल एमीन कम क्षारीय होता है, उससे संबंधित बात भी हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं एमीनों में त्रिविमीय रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री। एमीनों में त्रिविमीय रसायन की हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले अमोनिया पर एक अवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये हाइड्रोजन sp3 संकरण और 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण का मान होना चाहिए। लेकिन अवंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के प्रतिकर्षण के कारण बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 107 डिग्री रह जाता है। एक sp3 कक्षक और एक sp3 कक्षक के अंदर लोन पेयर पाया जाता है। अब देखो, इस नाइट्रोजन के किन्हीं दो हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो एक असममित कार्बन की तरह बन जाता है। असममित कार्बन का मतलब उसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो, वो कार्बन असममित कार्बन होता है। तो कोई भी कंपाउंड होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है एसिमेट्रिकल और एक सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होता है वो किरेल होता है और सिमेट्रिकल होता है वो एकिरेल होता है। आपको मैंने पिछले साल पढ़ाया भी है कि त्रिविमीय समावेता कौन शो करता है, किरेल के अंदर या किरेल के अंदर या किरेल कार्बन कह सकते हैं अपने, किरेल कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो, जैसे ऐसे जुड़ी हो, ऐसे जुड़ी हो। तो इस कार्बन को ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, ऐसे काटो, किसी भी दिशा से काटो, लेकिन ये कभी भी दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है, एसिमेट्रिकल कंपाउंड है और एसिमेट्रिक कंपाउंड ही किरेल केंद्र को शो करता है, किरेल कार्बन को शो करता है, किरेल यौगिक को शो करता है और ये क्या करते हैं, प्रकाशीय समावेता शो करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कार्बन के अंदर जोड़ा है तो नाइट्रोजन के अंदर भी यही बात बोल रहे हैं कि भी एक तो लोन पेयर हो गया और अब मान लो ये तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रख ले, एक CH3 रख दे, यहाँ पर एक CH3 CH2 रख दे, तो दो अलग अलग एल्किल ग्रुप हो गए। तो ये कार्बन क्या कर सकता है, असममित केंद्र बना सकता है और असममित केंद्र बना सकता है, इसका मतलब ये प्रकाशीय समावेता शो कर सकता है। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि भी अगर ऐसा करते हैं तो एक असममित केंद्र बनने की बजाय वो प्रकाशीय समावेवी या प्रकाशीय समावेता शो कर सकता है, लेकिन आज तक कोई भी प्रतिबिंब समावेवी इसके बनाए नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ बन सकते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन और इसका ये लोन पेयर और इसके
ये 3 बॉन्ड इसके साथ CH3 और इसके साथ CH3 CH2 प्रतिबिंब रूप बनाएं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं इनके, लेकिन आज तक इनके कोई प्रतिबिंब रूप हमने पृथक नहीं किए हैं। हम सिर्फ कल्पना मात्र कह सकते हैं कि ये प्रकाशीय संभाव्यता शो कर सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। इस प्रकार का जो पिरामिडीय अणु का जो विन्यास का जो परिवर्तन होगा उसको बोला जा सकता है पिरामिडीय प्रतिपन। क्या बोला जा सकता है? पिरामिडीय प्रतिपन। क्या बोला जा सकता है? पिरामिडीय प्रतिपन। पिरामिड का इस तरीके से विन्यास का चेंज होना पिरामिडीय प्रतिपन हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये नाइट्रोजन जिसके लोन पेयर और ये हाइड्रोजन, यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 CH2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कार्बन है वो sp संकरित कार्बन है, ठीक है, या अपने बोल सकते हैं sp संकरित पिरामिडीय अणु, पिरामिडीय अणु बोला जा सकता है। ये कार्बन हमारे पास इस तरीके से हो, मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हो, ठीक है, तो इसको बोला जा सकता है sp2 संकरित समतलीय अणु, समतलीय अणु, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये पिरामिड और इसके साथ H और CH3 और CH2 और CH3, ये भी क्या हो जाएगा? sp3 संकरित पिरामिडीय अणु, पिरामिडीय अणु। इस तरीके से अपने एमिनो में त्रिविमीय रसायन को देखा जा सकता है। तो sp3 संकरित पिरामिडीय अणु, sp2 संकरित समतलीय अणु, sp3 संकरित पिरामिडीय अणु। तो इससे हम एक कल्पना लगा सकते हैं कि ये प्रकाशीय संभाव्यता शो कर सकता है, एक त्रिविमीय रसायन का सदस्य बन सकता है। इसके साथ ही हमने भौतिक गुणों से संबंधित हमारी बातें कंप्लीट होती हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है? प्राइमरी एमीन है हमारे पास, और हमारे पास सेकेंडरी एमीन है, हमारे पास टर्सरी एमीन भी है, और टर्सरी एमीन बन गया तो हम चतुष्क अमोनियम लवण भी बना सकते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार के तो एमीन हो गए और एक चतुष्क लवण हो गया। उनको मिक्स करके दे दिया, उनको क्या करना है? सेपरेट करना है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन या चतुष्क लवण को हमें अलग अलग करना है। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के मिश्रण को पृथक करना। तो प्राथमिक, अगला टॉपिक है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमिनो के पृथक्करण की विधियों की बात कर रहे हैं हम। पृथक्करण की विधियां, 2 विधियां हैं। एक विधि है आफमान विधि, और दूसरी है हिंसवर्ग विधि। हिंसवर्ग विधि। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के पृथक करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन जो है हमारे पास, और उनके लवण होंगे, और एक हमारे पास होगा चतुष्क अमोनियम लवण। इन
लवणों को हम पृथक करेंगे एक दूसरे के साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पहले तीनों के लवण और एक चतुष्क अमोनियम लवण सबको लेंगे और सबको क्या करेंगे, KOH के साथ आश्रित करेंगे। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन तो पृथक हो जाएंगे और जो चतुष्क अमोनियम लवण है वो हमारे फ्लास्क के अंदर ही रह जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास RNH3 पॉजिटिव और Cl, ये प्राइमरी एमीन का चतुष्क लवण, R2NH पॉजिटिव और Cl और R3NH पॉजिटिव Cl और R4N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये हमारे पास है। ये तो प्राइमरी एमीन का चतुष्क लवण, ये सेकेंडरी का, ये टर्शियरी का और ये चतुष्क अमोनियम लवण है। इन सभी को क्या करेंगे, KOH के साथ आश्रित करेंगे। तो सबको क्या करेंगे, KOH के साथ आश्रित करेंगे। तो देखिए KOH के साथ हम सबको आश्रित कर रहे हैं और आश्रित करने के पश्चात यहाँ पर हमें तो हमें RNH2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। KCl बाहर निकल गया और H2O, ठीक है। यहाँ R2NH प्राप्त हो जाएगा और KCl और H2O और R3N और प्लस KCl और H2O और यहाँ पर R4NOH, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये सबके सब एमीन जितने भी हैं उनके लवण हैं और साथ में चतुष्क अमोनियम लवण है। ये तीनों तो हमें पृथक हो गए, ठीक है, अलग ले लिए, आश्रित हो गए, मतलब KOH के साथ आश्रित करवाया तो आश्रित हो गए। लेकिन ये क्या करेगा, फ्लास्क के अंदर ही रह जाएगा, तो ये वैसे पृथक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये तो यहीं पृथक हो गया। उसके बाद में इन तीनों को अलग अलग करने के लिए हम 2 विधियां काम में लेते हैं, एक आपमान विधि और एक हिंसवर्ग विधि। तो सबसे पहली विधि की बात करते हैं हम, आपमान विधि। आपमान विधि, सबसे पहले आपमान विधि के द्वारा क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को क्या करेंगे, पृथक करेंगे। ऐसा करवाने के लिए अपने क्या करते हैं, आपमान विधि के अंदर डाईएथिल ऑक्जेलेट लेते हैं। क्या लेते हैं, डाईएथिल ऑक्जेलेट लेते हैं, डाईएथिल ऑक्जेलेट लेते हैं और इन सभी को क्या करवाएंगे, डाईएथिल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी एमीन क्या करेगा, डाईएथिल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या करेगा, ऑक्जेमाइड बनाएगा। ऑक्जेमाइड बनाएगा और ये कौन सी फॉर्म में होगा, ठोस फॉर्म में होगा, ठीक है। प्राइमरी के साथ करवा ली, प्राइमरी ने क्या किया, ये बना दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डाईएथिल ऑक्जेलेट की सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और जैसे ही सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, डाईएथिल ऑक्जेमिक एस्टर बनाएगा, डाईएथिल ऑक्जेमिक एस्टर बनाएगा, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म में होगा, द्रवावस्था में, ठीक है, द्रवावस्था में। और टर्शियरी एमीन तो रिएक्शन ही नहीं करेगा डाईएथिल ऑक्जेलेट के साथ में, वो तो क्या करेंगे, जैसे ही इनको आसवन करेंगे तो वो वाष्पशील फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये तो ठोस फॉर्म हो गई, ये द्रव फॉर्म, ये मान लो एक ही फ्लास्क के अंदर मिक्स है दोनों, तो हम इनको क्या करेंगे, छान लेंगे। छानेंगे तो ठोस फॉर्म होगी, वो तो क्या आ जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी ना, और ये नीचे रह जाएगी। तो इन दोनों को, प्राइमरी को और सेकेंडरी को वैसे सेपरेट कर लेंगे। टर्शियरी वाष्पशील फॉर्म में वाष्प के रूप में वैसे अलग हो गया और चतुष्क जो अमोनियम लवण था वो पहले ही हमारे फ्लास्क में रह गया। तो अब देखिए हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, कैसे करते हैं रिएक्शन।
तो सबसे पहले हम डाईएथिल ऑक्जेलेट लेते हैं C2H5 और COOC2H5, और इसके साथ हम क्या करवाते हैं, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवाते हैं। तो RNH2 और RNH2, तो ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बन गया लास्ट में CO और CO, और इसके साथ में NHR और NHR, और यहाँ पर C2H5OH, ये बाहर निकल जाएगा 2 की फॉर्म में, ठीक है। ये क्या बन गया अब, ऑक्जेमाइड। क्या बन गया, ऑक्जेमाइड। ये यहाँ पर बना है, ये ऑक्जेमाइड ऐसे बनता है, ऑक्जेमाइड बन गया। और कौन सी फॉर्म में, ये ठोस की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद में डाईएथिल, ये डाईएथिल ऑक्जेलेट लिया था हमने, डाईएथिल ऑक्जेलेट, ठीक है। वापिस हम डाईएथिल ऑक्जेलेट लेते हैं, ले लिया। अब इसकी क्या करवाएंगे, सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एक ही हाइड्रोजन है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, CONR2 और COC2H5। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाईएथिल ऑक्जेमिक एस्टर में, ऑक्जेमिक एस्टर में, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म में, द्रव में, और साथ में C2H5OH बाहर निकल गया। और डाईएथिल ऑक्जेलेट के साथ अगर हम टर्सरी एमीन की रिएक्शन करवाएं ना, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पर चलो अलग से लिख देती हूँ। इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। और जब हम आश्वित करवाएंगे इनको, तो आश्वन करवाते हैं तो टर्सरी एमीन वैसे ही आश्वित हो जाता है। तो इस प्रकार हमें ऑक्जेमाइड, डाईएथिल ऑक्जेमिक एस्टर और एमीन का मिश्रण जो होता है उसको आश्विन करवाते हैं। आश्विन करवाने से हमें टर्सरी एमीन जो होता है वाष्पशील होने के कारण आश्वित हो जाएगा और फ्लास्क के अंदर ठोस ऑक्जेमाइड और द्रव डाईएथिल ऑक्जेमिक एस्टर हमें प्राप्त हो जाएंगे, और जिनको छानकर अलग कर लेंगे और अलग करके हम इनको क्या करवाएंगे, KOH के साथ आश्वित करवाएंगे। और आश्वित करवाने पर हमें शुद्ध फॉर्म में प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये प्राप्त हुआ हमें ऑक्जामिक एस्टर, ऑक्जेमाइड। सबसे पहले ऑक्जामाइड को लेते हैं और इसको KOH के साथ आश्वित करवाते हैं हम, ठीक है। अभी ये विधि कंप्लीट नहीं हुई, तो यहाँ पे COOK और COOK प्राप्त हो जाएगा और ये प्राइमरी एमीन की फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। 1 डिग्री एमीन शुद्ध फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है ऑक्जेमाइड। और ऑक्जेमाइड को जब KOH के साथ आश्वित करवाते हैं तो हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। उसके बाद में CONR2 और COOC2H5, ये तो हमने लिया है ऑक्जेमाइड, और ये हम ले रहे हैं डाईएथिल ऑक्जेमिक एस्टर, डाईएथिल ऑक्जेमिक एस्टर। इसकी भी KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो KOH एक तो COK
और CO के, ये तो प्राप्त हो ही जाएगा। और ये सेकेंडरी एमीन में R2NH में चेंज हो जाएगा और प्लस C2H5OH वैसे बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार हाफमैन विधि के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को पृथक कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन का पृथक्करण करने के लिए हमें प्राइमरी एमीन का लवण लेना पड़ेगा, सेकेंडरी एमीन का, टर्सरी और चतुस्क अमोनियम लवण सबको लेंगे और एक फ्लास्क के अंदर KOH के साथ आश्रित करवाएंगे और उससे हमें प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी हमें पृथक हो जाएंगे और उस फ्लास्क के अंदर चतुस्क अमोनियम लवण वहीं रह जाएगा। तो वो तो वहीं सेपरेट हो गया। फिर इसके बाद इसको पृथक करने की दो विधियाँ, एक विधि हाफमैन विधि, एक हिंसबर्ग विधि। तो सबसे पहले हमने हाफमैन विधि को काम में लिया। हाफमैन विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो फ्लास्क से हमें पृथक होता है प्राइमरी एमीन, उसकी हम क्या करवाते हैं, डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ऑक्सामाइड प्राप्त होता है जो ठोस फॉर्म में होता है। और सेकेंडरी एमीन की करवाते हैं तो डाई एथिल ऑक्जेमिक एस्टर प्राप्त होता है जो द्रव फॉर्म में होता है। और टर्सरी एमीन के पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं होता तो वो रिएक्शन ही नहीं करता। इस प्रकार उस फ्लास्क के अंदर जब KOH के साथ इनको आश्रित करवाया जाता है तो जो टर्सरी एमीन होता है वो सबसे पहले आश्रित हो जाता है। तो सबसे पहले चतुस्क लवण, फिर टर्सरी एमीन आश्रित हो गया और ये ठोस और द्रव फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं। छान कर अलग कर लेंगे और फिर KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे या आश्रित करवाएंगे तो शुद्ध फॉर्म में प्राइमरी एमीन पृथक हो जाएगा और फिर इसको KOH के साथ आश्रित करवाएंगे तो हमें सेकेंडरी एमीन शुद्ध फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को पृथक कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा मेथड था ये और हिंसबर्ग विधि भी इतनी बड़ी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।